जिस दिन मेरी अमीर परिवार की सगी बहन ने मुझे ढूंढा, मैं पहाड़ों में साइबेरियाई बाघ को पीट रहा था। उसने मुझे बताया कि मैं वो परिवार का असली छोटा मालिक हूँ और चाहती थी कि मैं अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वापस घर चलूं। जब तक तुम मुझे उसे साथ लाने नहीं दोगी तब तक नहीं। इस बेवकूफ को अपनी औकात नहीं पता। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की। मैंने अभी तक इसे सबक नहीं सिखाया है। ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन बाघ पालने के लिए परमिट चाहिए। मुझे इसे संभालने दो, तुम पहले घर जाओ। मैं मान गया और उनसे पहले वापस चला गया। जब मैं घू परिवार के घर पहुंचा तो मैंने नकली छोटे मालिक और अपने छोटे भाई को बात करते हुए सुना। मैंने सुना है कि यह बहुत खूंखार जंगली जानवर है। उम्मीद है कि यह जंगली सुअर ना हो। जंगली सुअर वापस लाना? घू परिवार अपना चेहरा कैसे दिखा सकता है? स्कूल में जंगली सुअर जैसा भाई होने पर सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मेरा सबसे छोटा भाई जो केवल 5 साल का था गुस्सा हो गया और उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं हार गया देहाती। मुझे जंगली सुअर जैसा भाई नहीं चाहिए। मेरे साइबेरियाई बाघ को जंगली सुअर समझ लिया गया। उसे उकसाना तो मानो यमराज को उकसाने जैसा है। मेरी असली बहन जीव शॉ वहाँ से ट्रैकिंग करके आई थी। मुझे ढूंढने के लिए जंगल में कई लोग आए और मुझे बताया कि मैं ही असली मालिक हूँ जिसे जन्म के समय बदल दिया गया था। 10 साल से ज्यादा समय तक मैं एक बाघ की मान में नकली मालिक बनकर रहा। उस समय नकली मालिक के किसान पिता ने हम दोनों को बदल दिया था। वह मुझे मेरे कपड़ों में लिपटा हुआ रोते हुए ले गया और घने जंगल में छोड़ दिया। बाद में एक साइबेरियाई बाघिन मुझे अपनी मांद में ले आई। उसका इरादा मुझे खाने का था, लेकिन उसने अभी अभी अपने प्यारे शावक को खोया था। जब उसने मेरी चीखें सुनी तो उसका दिल पिघल गया और उसने मुझे अपना दूध पिलाया। मैं भूखा था। मैंने लालच से दूध पिया। माँ बाघिन के चेहरे पर ममता का भाव आ गया। वह रोई और पिता बाघिन से बोली, यह कितना प्यारा है, मैं इसे पालूंगी। पिता बाघिन इस जंगल का राजा था। पहले तो वह सहमत नहीं हुआ, लेकिन यह तो इंसान का बच्चा है। तो क्या हुआ? उसने मेरा दूध पिया है। इस तरह वह मेरा बेटा बन गया और बस मैं जंगल के राजा के घर में नकली छोटा मालिक बन गया। कई साल बाद बाघिन माता पिता का एक और बच्चा हुआ। वह जिद्दी था और जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। जब मैं उसे पीटता तभी वो पलटकर जवाब देने की हिम्मत करता, क्योंकि एक बार उसने बस हल्के से अपने छोटे पंजे से मुझ पर वार किया था, बिना कोई ताकत लगाए, और मेरी बांह से खून बहने लगा था। इससे वह इतना डर गया कि उसने फिर कभी मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। उसने मुझे क्रिस्पी ब्रदर नाम भी दे दिया। मैंने भी अपने बाघ भाई को एक नाम दिया। उसका नाम दोशाबाओ है। अगर उसने मेरी बात न मानने की हिम्मत की तो मैं उसे पीट पीट कर पंचिंग बैग बना दूंगा। 3 साल पहले मेरे बाघ माता पिता एक के बाद एक गुजर गए और सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई दोशाबाओ एक दूसरे का सहारा बनकर रह गए। छोटा भाई दोशाबाओ अक्सर मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में घुमाने ले जाता था। अगर तेज बारिश होती तो वह मुझे घने जंगल में मौजूद एकमात्र रिसर्च सेंटर में शेल्टर लेने के लिए ले जाता। उस रिसर्च सेंटर में एक वनस्पति विज्ञानी साल भर रहती थी। वह एक डॉक्टर थी। जब उन्हें पता चला कि मेरा पालन पोषण बाघों ने किया है और मैं कभी स्कूल नहीं गया, तो उन्होंने अपने खाली समय में मुझे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बाघ का दूध पीने के कारण मैं न केवल जानवरों की भाषा समझ सकता था, बल्कि मेरी मेमोरी भी बहुत तेज थी। रिसर्चर आंटी मुझे जो कुछ भी सिखाती थी मैं उसे एक ही बार में सीख लेता था। रिसर्चर आंटी ने कहा, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बच्चे का इस घने जंगल में रहना सरासर व्यर्थ है। मैं तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब तुम 16 साल के हो गए हो, तुम्हें शहर वापस जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। कौन जानता था कि 3 महीने बाद मेरी बहन गुशो मुझे ढूंढने के लिए जंगल में पैदल चलकर आएगी। उस समय मैं अपने छोटे भाई दोशाबाओ को पीट रहा था, जो बाघ की पीठ पर सवार था। एक हाथ से मैं उसके बाघ के फर खींच रहा था और दूसरा हाथ मुट्ठी में बंद था, और मैं बेरहमी से उसके विशाल सिर पर मुक्के मार रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सिर पर मत मारो। अगर तुमने मुझे बेवकूफ बनाया तो तुम्हें माउंटेन पेट्रोल पर कौन ले जाएगा? अब तक उसका शरीर विशाल हो चुका था, इतना मजबूत कि एक जंगली भैंस को भी मार गिरा सकता था, लेकिन वह अपने नाजुक बड़े भाई का कुछ नहीं कर सकता था। जब वे आदमी और बाघ अपने रोजाना के टाइगर ट्रेनिंग नाटक में लगे हुए थे, तभी रिसर्चर आंटी मेरी सगी बहन को लेकर आई, जो एक हाई सोसाइटी परिवार से थी और जिनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। छोटे भाई, मैं तुम्हारी सगी बहन गुशॉ हूँ। जल्दी से अभी उस बाघ की पीठ से नीचे उतर जाओ, ये खतरनाक है। दोशाबाओ और मैं एक ही समय पर रुक गए। हम देखने के लिए मुड़े। ये बेवकूफ क्या बकवास कर रही थी? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। मैंने दोशाबाओ को शांत करने के लिए उसके सिर पर धीरे से थपथपाया। फिर मैं फुर्ती से उसकी पीठ से कूद गया। रिसर्चर आंटी ने मुझसे कहा, डीएनए टेस्ट हो गया है, यह सचमुच तुम्हारी सगी बहन है। अच्छे बच्चे बनो, अपनी बहन के साथ घर जाओ। तुम्हें बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए, यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। घर जाओ। ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरा घर हमेशा से इसी घने जंगल में रहा था। मैं किसी और तरह के घर की कल्पना भी नहीं कर सकता था। गुशॉ ने गहरी सांस ली, अपने दिल की उथल पुथल को शांत करने की कोशिश करते हुए। उन्होंने दया भाव से मेरे कंधे पर थपथपाया। तुम इतने समय से जंगल में ही पले
बड़े हो? मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझ पर किस बात के लिए दया कर रही थी। दोषा भाव और अपने बाघ माता पिता के साथ जंगल में रहते हुए मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। गु शॉ ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मेरे साथ घर चलो, अब से तुम्हें मौसम की मार नहीं सहनी पड़ेगी, मैं तुम्हें फिर कभी कष्ट नहीं सहने दूंगी। तो वो मुझ पर तरस खा रही थी कि मुझे धूप और हवा का सामना करना पड़ रहा है। मैं उसकी गुडविल महसूस कर सकता था। ये बहन इतनी बुरी नहीं थी। हालांकि मैं दोषा भाव से अलग नहीं होना चाहता था। मैंने दोषा भाव की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे उसे अपने साथ ले जाने देना होगा। ये अपनी औकात नहीं जानता, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की। मैंने अभी तक इसे ठीक से सबक नहीं सिखाया है। अगर तुम मुझे उसे ले जाने नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सैकड़ों किलोग्राम वजनी एक जंगली साइबेरियाई बाघ को शहर में ले जाना बेहद मुश्किल होगा। सिर्फ कल्पना करना ही सिरदर्द था। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था, अगर यह सचमुच नामुमकिन था तो मैं जंगल में ही रह जाऊंगा। मैं दोषा भाव की पीठ पर सवार होकर पहाड़ों में गश्त करते हुए अपना जीवन बिताऊंगा। किसने सोचा होगा कि मेरी हाई सोसाइटी बहन एक पल चुप रहने के बाद दृढ़ और चौंकाने वाले शब्दों में बोलेगी, यह नामुमकिन नहीं है। ये पहली बार है जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कुछ मांगा है। अगर तुम आसमान से चांद भी मांगो तो मैं तुम्हारे लिए उसे लाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। लेकिन छोटे भाई, पहले मेरी बात सुनो। घर में पालतू जानवर रखना तुम्हारी आजादी है, लेकिन यह वाला कुछ खास है। इसे रखने के लिए हमें कानूनी तौर पर करना होगा। हमें पहले परमिट लेना होगा। सभी कागजी कार्रवाई पेपर वर्क पूरी होनी चाहिए क्रम से, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। कैसा रहेगा? तुम पहले घर जाओ, परमिट एप्लीकेशन का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्दी से उसकी स्थिति को लीगल कर दूंगी ताकि वह सिर ऊंचा करके गु परिवार के घर में प्रवेश कर सके। मैं तुम दोनों को बिल्कुल अलग नहीं होने दूंगी। मैंने गु शॉ के दृढ़ चेहरे को देखा, फिर मैंने दोषा भाव की ओर देखा। मैं जानता था कि दोषा भाव मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह मुझे रोके रखने से भी डर रहा था। मैं भी दोषा भाव को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि वह जंगल में अकेला रह जाएगा। एक शक्तिशाली परिवार से मेरी सगी बहन के वादे ने दोषा भाव को इतना खुश कर दिया कि उसने मुझे सीधे अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर वह 1 घंटे तक पूरी गति से दौड़ा और फिर लौटा। दोषा भाव ने अपनी अमीर बहन की पतलून के पांव से अपना सिर भी टकराया और एक धीमी सी गुर्राहट निकाली। इससे मेरी बहन इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं जोर से हंस पड़ा। डरो मत बहन, दोषा भाव तुम्हें पसंद करता है। दोषा भाव, हाँ ये है एक। मैंने दोषा भाव की ओर देखते हुए उसे चेतावनी दी कि वह ठीक से बिहेव करे। मेरी बहन की त्वचा नाजुक है, उसे मत खरोंचना। नाजुक त्वचा, मैंने पहली बार किसी को ऐसा कहते सुना है। मेरी इस तरह प्रशंसा करो। अंत में डॉक्टर आंटी और मेरी धनी बहन के बार बार एश्योरेंस देने के बाद मैं सबसे पहले घर वापस चला गया। दोषा भाव मुझे जंगल के किनारे तक ले गया और एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। उसने अपने गले से एक लंबी धीमी गड़गड़ाहट निकाली। ये पहली बार था जब मैं घने जंगल से बाहर निकला था। वह चिंतित था। मैं एक लग्जरी कार में बैठ गया। कार 3 घंटे तक हाईवे पर चलती रही और आखिरकार गु परिवार के महल में पहुंची। लेकिन लिविंग रूम के पास पहुंचने से पहले ही मुझे अंदर से गु यूनान की आवाज सुनाई दी। छोटे भाई, क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि हमारे नए बड़े भाई ने पहाड़ों में एक बहुत ही खूंखार जंगली जानवर पाल रखा है और वो उसे गु परिवार के घर लाने वाले हैं। ये उन जानवरों में से एक तो नहीं हो सकता जो पूरे पहाड़ को खोद डालते हैं। गंदा बदबूदार जंगली सुअर, है ना? हे भगवान, अगर वो सच में जंगली सुअर ले आए तो गु परिवार कैसे इज्जत करेगा? तुम अपने प्रेस्टिजियस स्कूल में क्या करोगे? तुम्हारे दोस्त जरूर कहेंगे, देखो गु यिनशाओ का भाई तो देहाती गंवार जो जंगली सुअर पालता है। तब तक जंगली सुअर पालने वाले भाई के लिए सब तुम पर हंसेंगे। अचानक एक 5 साल के लड़के का जोर जोर से रोना फूट पड़ा। मैं उसे अपना भाई नहीं बनाना चाहता। दूसरे लोगों के भाई कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उसे जंगली सुअर क्यों पालना है? ये बहुत शर्मनाक है। मैं नहीं चाहता कि वो घर वापस आए। मेरा इकलौता भाई तुम ही हो। आने से पहले मेरी अमीर बहन ने मुझे बताया था कि घर में एक और 5 साल का भाई है जिसका नाम गु यिनशाओ है। आगे चल रहे नौकर ने मुझे डिस्गस्ट से देखा, मानो मैं सचमुच ही बदसूरत हूँ। वह मुझे लेक्चर देने से खुद को रोक नहीं पाया। दूसरे छोटे मालिक, आपको जंगली सुअर वापस नहीं लाना चाहिए था। मुझे पता है कि देहाती लोग सुअर पालने से जुड़े होते हैं, ये उनके खून में होता है, लेकिन ये गु परिवार का घर है, एक प्रेस्टिजियस हाई सोसाइटी परिवार। आपके पिता मान सम्मान और रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तुम उस घाटी में अपना गंदा जंगली सुअर पाल सकते हो, यही तुम्हारी आजादी है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि तुम परिवार में लौट आए हो, इसलिए तुम्हें एक हाई सोसाइटी के यंग मास्टर की तरह बिहेव करना चाहिए, वरना परिवार का छोटा मालिक दूसरों का सामना कैसे करेगा? क्या उसे सबको बताना चाहिए कि उसका बड़ा भाई जंगली सुअर पालता है? अंदर से हाई सोसाइटी के छोटे भाई ने बटलर की आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आया। चाचा बटलर, आप किससे बात कर रहे हैं? क्या जंगली सुअर वाला भाई वापस आ गया है? उसे भगाओ देहाती, वह मेरा भाई बनने लायक नहीं है। मेरा भाई तो केवल महंगी प्योर ब्रीड बिल्लियों को ही प्यार करता है। अचानक एक 5 साल का लड़का तोप के गोले की तरह निकला और मुझे जोर से धक्का दिया। उसकी नफरत साफ झलक रही थी। अपनी बदबूदार घाटी में वापस जाओ। मेरा इकलौता भाई गु यूनान है, वो मुझे लिमिटेड एडिशन खिलौना कारें खरीद कर देता है। तुम कौन हो? मेरे फर्श को गंदा मत करो। बटलर, जल्दी करो और डिसइंफेक्टेंट लाओ। जिस जगह वो खड़ा था वहाँ से बहुत बदबू आ रही है। लड़के के बोलने के बाद उसने नफरत का भाव दिखाया और अपनी नाक के सामने जोर जोर
से हाथ हिलाया, मानो सचमुच मुझसे असहनीय बदबू आ रही हो। नकली युवा मालिक गु यूनान बाहर चला गया। उसकी बाहों में एक आलसी दिखने वाली गुड़िया जैसी बिल्ली थी। उसने मुझे देखकर खुशी महसूस की। मुझे लगा था कि गांव में पले बड़े होने के कारण मैं सिर्फ जंगली सुअर पालने के लायक हूँ। अगर उन्हें पता चलता कि मैं साइबेरियाई बाघ पाल रहा हूँ तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कितने अनमोल होते। तभी मेरे वीचैट वीडियो कॉल की रिंगटोन बजी। मेरी अमीर बहन का फोन था। उसने मुझे जो नया फोन दिलाया था, मैं अभी भी उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। फोन उठाने से पहले मैं काफी देर तक उसे चलाता रहा। वीडियो के दूसरी तरफ मेरी अमीर बहन के चेहरे पर बेबसी का भाव था और उसने कैमरा दोशाबाव की तरफ घुमाया। छोटे भाई, क्या तुम घर आ गए? तुम्हारे जाने के बाद से दोशाबाव उदास है। मैंने सोचा कि तुम दोनों वीडियो कॉल कर लो, शायद उसका मूड ठीक हो जाए। तभी अचानक वीडियो के दूसरी तरफ से एक भयंकर जानवर की दहाड़ सुनाई दी। क्रिस्पी भाई, क्या किसी इंसान ने तुम्हें तंग किया? मैंने कैमरा को यूनान की तरफ घुमाया। मैंने उसी भाषा में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, कोई मुझे तंग नहीं कर रहा, लेकिन कोई तुम्हें तंग कर रहा है। देखो, इस आदमी ने कहा कि तुम एक जंगली सुअर हो जो पूरे पहाड़ को खोद डालता है। तुम गंदे और बदबूदार हो, इसलिए तुम्हें अक्सर नहाना चाहिए। बाघ की पात तो जंगली सुअर की पात के सामने कुछ भी नहीं है, मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं। दोशाबाव धाड़ा। उसे उकसाना शैतान को उकसाने जैसा था। फोन के स्पीकर से बाघ की कान फाड़ देने वाली धाड़ निकली, जिससे नकली मालिक इतना डर गया कि वह कई कदम पीछे हट गया। उसके लेदर शूज फिसल गए। चीखते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसी आवाज थी? उसकी बाहों में बैठी सीधी सादी बिल्ली के बाल खड़े हो गए। जान बचाने की इंस्टिंक्ट जाग उठी और बिल्ली तुरंत नकली मालिक से भाग गई। लड़ाई में फंसने के डर से वो मेरे पास आ गई। उसने मेरे पैर चाटे। म्याऊं, इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी जान बख्श दो। बिल्ली ने धीमी सी म्याऊं की आवाज निकाली। वह बेहद ओबीडियंट थी। इससे गु यूनान को बहुत गुस्सा आया। म्याऊं म्याऊं, इधर आओ। तुम्हें किसने कहा कि उसे चाटो? वह बचपन से जंगली सुअरों के बीच रहा है। वो गंदा है। चाटना बंद करो, तुम्हारा मुंह भी गंदा हो गया है। सावधान रहो, वरना मैं तुम्हें नहीं चाहूंगा। बेवकूफ, म्याऊं भाई को चोट मत पहुंचाओ। म्याऊं तुम्हारी तरफ आंखें घुमा रही है। ऐसा क्यों है? क्या वो जंगली सुअर की आवाज से डर गया है? ये इतना बेकार क्यों है? मैं डरा नहीं हूँ। मैंने शांत होने का नाटक कर रहे धनी छोटे भाई पर ताना मारा। बोलने से पहले अपनी जबान सीधी कर लो। असली धनी छोटे भाई ने अपने छोटे हाथ कमर पर रखे और नफरत से मेरी ओर इशारा किया। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। अगर तुमने उस जंगली सुअर को घर लाने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा और रात के खाने में भून दूंगा। दहाड़, एक और बाघ की दहाड़। उस छोटे बदमाश ने क्या कहा? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उस छोटे बदमाश का मुंह फाड़ दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि जब बाघ सीरियस हो जाता है तो क्या होता है। क्या वह सोचता है कि मैं कोई बीमार बिल्ली हूँ? धनी छोटा भाई डर से पीला पड़ गया। वह खरगोश से भी तेज भागा। मैंने पहले उसे यह दिखाने का प्लान बनाया था कि वीडियो में दिख रहा जानवर सचमुच जंगली सुअर है या नहीं। अफसोस, वह भाग गया। मैंने कैमरा वापस घुमा दिया ताकि दोशाबाव मुझे देख सके। दोशाबाव ने मुझसे पूछा, क्या वह छोटा बदमाश तुम्हारा इंसान भाई है? उसे तुम्हारा भाई होने का क्या हक है? तुम्हारा इकलौता भाई तो मैं ही हूँ। केवल मैं ही तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों पर पेट्रोल करने दे सकता हूँ। मैंने दोशाबाव को दिलासा दिया। बेशक मेरा इकलौता भाई तुम ही हो, दुखी मत हो। थोड़ा उदास दिखो। आज तुम्हारी पिटाई तो नहीं हुई? तुम्हारी चमड़ी में खुजली हो रही होगी। चलो मैं खुजली कर देता हूँ। मैंने स्क्रीन के जरिए इशारा किया। दोशाबाव का बड़ा सिर फिर से स्क्रीन के पास आ गया। उसने अपना नाखुश चेहरा छिपाने की कोशिश की। उसे डर था कि मैं परेशान हो जाऊंगा। बाहर से कुरकुरा, क्रिस्पी, अंदर से नरम। भाई, मैं अब ठीक हूँ। तुम अपने इंसानी माता पिता से मिलो। मैं कुछ चक्कर लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा आराम हो जाए। इतना कहकर वह मुड़ा और भाग गया। छोटे भाई, क्या तुम मम्मी पापा से मिल चुके हो? अभी नहीं। जैसे ही मैंने ये कहा, बाहर विला से एक सजे धजे मिडिल एज्ड का जोड़ा अंदर आया। वे सीधे मेरी तरफ बढ़े। बेटा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें लेने के लिए समय पर एंट्रेंस तक नहीं पहुंच पाए। हमें लगा कि तुम वापस नहीं आना चाहोगे। मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। तुम इतने बड़े हो गए हो। शॉ ने कहा, तुम्हारा अभी तक कोई नाम नहीं है। क्यों ना हम तुम्हारे पिता मिलकर तुम्हारा नाम रखें? गुबेईमू कैसा रहेगा? तभी अचानक मेरे पिता ने मुझे कसकर गले लगा लिया। धनी माँ, मैं अपने प्यारे बच्चे को पाकर उनकी खुशी महसूस कर सकता था। आखिरकार अब मुझे दरवाजे से अंदर आते ही बदसूरत समझकर नीचा नहीं देखा जा रहा था। मैंने अपने होंठों के कोने उठाए। मुझे लगता है ये अच्छा है। गुबेईमू, मुझे ये पसंद है। बस ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ वेलकम नहीं हो रहा है। मेरे धनी पिता चिल्लाए। किसने कहा? मैंने बटलर और नकली युवा मालिक गु यूनान की ओर इशारा किया जो फर्श पर था। वे दोनों सोचते हैं कि मैं देहाती हूँ, बदसूरत हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि आप मान सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं और मेरे दोशाबाव को यहाँ नहीं रहने देंगे। अब जब मैं घर वापस आ गया था तो मैं दब्बू नहीं बनने वाला था। जो भी मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा मैं उसकी शिकायत जरूर करूंगा। ये देखने का मौका था कि क्या मेरे असली माता पिता मुझसे सच में प्यार करते हैं। कितना अनफेयर है। बटलर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए फैसले लेने की? बटलर इतना डर गया था कि उसके पैर कांप रहे थे। महोदय, कोई बात नहीं महोदय। मेरे कहने का मतलब मेरे बेटे ने गलत समझ लिया। मैं तो बस कह रहा था कि उसे जंगली सुअर वापस नहीं लाना चाहिए। और जंगली सुअर में क्या बुराई है? जब तक मेरे बेटे को पसंद है, चाहे वह कुछ भी लाए, कोई बात नहीं। पहाड़ों से लाए गए सभी जंगली मुर्गियां, जंगली बत्तखें, जंगली सुअर और जंगली कुत्ते गु परिवार के विशाल महल में अब भी समा सकते हैं। तुम्हें निकाल दिया गया है। फायर्ड। अभी निकल जाओ। मेरे अमीर पिता का चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन उन्होंने तुरंत मेरी ओर मुड़कर बहुत ही प्यार से पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें मेरा यह तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा। तो मैंने गु यूनान की ओर इशारा किया। और उसका क्या? मेरे पिता ने नकली छोटे मालिक को डिसअपॉइंटमेंट से देखा। यूनान, अभी बेईमू से माफी मांगो। बेईमू अभी अभी लौटा है। तुम दोनों शांति से रहो। मेरे
अमीर माता पिता के सामने गुयूनान दिखावे में माहिर था। वह जल्दी से उठा और मुझसे माफी मांगी। छोटे भाई बेईमू, मुझे माफ कर दो, लेकिन पिताजी, क्या घर में जंगली सुअर रखना वाकई ठीक रहेगा? क्या आप छोटे भाई बेईमू के लिए एक वेलकम पार्टी की योजना नहीं बना रहे हैं? अगर सभी गेस्ट्स को पता चल जाए कि हम घर पर जंगली सुअर पाल रहे हैं तो मेरी अमीर माँ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वे मेरे बेटे की वेलकम पार्टी में आने के लायक नहीं है। कोई भी गेस्ट जो अपमान करे बस उन्हें बाहर निकाल दो। ये तो बहुत छोटी सी बात है। प्रिया, क्या तुम सहमत नहीं हो? मेरे रिच पिता ने सीरियस होकर सिर हिलाया। बिल्कुल सही, जो भी मेरा गु झेंग्याओ का अपमान करेगा उसे बाहर निकाला जा सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या मेरे धनाढ़ माता पिता इतने शांत थे? लगता है ये परिवार वाकई काफी अच्छा है। बस मैंने अपनी नाक रगड़ ली। पिताजी, अगर मैं जिसे पाल रहा हूँ वो लायन निकला तो? मेरे धनाढ़ पिता लगभग गिर पड़े। सौभाग्य से लकीली मेरी धनाढ़ माँ की नजर तेज थी। उन्होंने तुरंत उन्हें संभाला। किसी भी जंगली जानवर से निपटने के लिए तैयार दिखने वाला उनका मजेस्टिक ऑरा पूरी तरह गायब हो गया था। उनकी पिंडलियां साफ तौर पर कांप रही थीं। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और गहरी सांसें ली। उनकी आवाज भी कांप रही थी। अरे क्या? अभी भी खुले वीचैट वीडियो कॉल से मेरी धनी बहन की आवाज आई। पिताजी, ये शेर नहीं है, छोटा भाई बस आपसे मजाक कर रहा है। ये मुझे समझ नहीं आया। मेरी अमीर बहन ने फोन काट दिया। फिर उसने मुझे वीचैट पर मैसेज भेजा, छोटे भाई, हमें पहले एक्शन लेना होगा और बाद में रिपोर्ट करेंगे। मैंने जवाब दिया, लेकिन कोई भी राज हमेशा के लिए तो नहीं छिपा सकता। पहले उसे वापस ले आओ, फिर बात करेंगे। नहीं तो मुझे डर है कि परिवार वाले ऐतराज करेंगे और मुझे दोषाबाओ को वापस लाने नहीं देंगे। दोषाबाओ के साथ रहने के लिए मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैंने अपने अमीर पिता को मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, असल में वह मेरा छोटा भाई है। मुझे बचपन में जंगल में छोड़ दिया गया था और एक जानवर पिता ने मुझे गोद लेकर पाला। बाद में उस जानवर पिता का एक और बच्चा हुआ, इसलिए वह मेरा छोटा भाई बन गया। जब मेरे अमीर माता पिता ने सुना कि मुझे एक जंगली जानवर ने पाला है तो उन्हें मुझ पर और भी ज्यादा तरस आ गया। खाने के समय वे मेरी थाली में खाना डालने के लिए आपस में झगड़ते थे, लेकिन आधे महीने बाद वेलकम पार्टी में यह अफवाह फैल गई कि मुझे एक जंगली सुअर ने पाला है। कुछ मेहमान मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। क्या तुमने सुना? घू परिवार द्वारा गोद लिया गया। यह असली बेटा एक जंगली सुअर ने पाला है। वह अपने जंगली सुअर भाई को भी घर ला रहा है और वह अभी रास्ते में है। वह आज पहुंच जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फैमिली रियूनियन पार्टी में गु परिवार को किसी जंगली सुअर का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, है ना? मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वे कौन गपशप कर रही थीं, लेकिन मैंने पाया कि वह मेरे पीछे थी। कुछ बॉडीगार्ड्स ने लोगों को जल्दी से घसीटकर दूर कर दिया था। अरे ये क्या कर रहे हो? हम मेहमान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? ये तो हद है। उफ उफ। मैंने देखा कि बॉडीगार्ड्स ने उनके मुंह ढक लिए और उन्हें और भी तेजी से घसीटकर दूर ले गए। मेरे अमीर पिता की धाड़ भी सुनाई दी। जल्दी करो, बेईमू को पता न चलने दो, वरना उसका दिल टूट जाएगा। आखिर ये अफवाह किसने फैलाई? मेरे लिए पता लगाओ। मेरे बेटे ने मुझे पकड़ लिया। मेरे अमीर पिता ने मुझे अजीब नजरों से देखा। वे बहुत निराश लग रहे थे। मेरे प्यारे बेटे, क्या मैं बेकार हूँ? मैं दूसरों की बातों पर भी काबू नहीं रख सकता। मुझे माफ करना, लेकिन तुम टेंशन मत लो। अगर किसी और ने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं एक को घसीटकर बाहर निकलवा दूंगा। अगर दो आए तो मैं दोनों को घसीटकर बाहर निकलवा दूंगा। गु झेंग्याओ के बेटे से पंगा लेने की हिम्मत करने वालों ने गलत आदमी को चुना है। अचानक मेरी नाक में झुनझुनी होने लगी। तो मेरे पिता इतने अच्छे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर मैं अपने माता पिता के साथ पला बड़ा होता तो कितना खुश होता। खैर पिताजी, मेरे जानवर भाई के बारे में क्या आप उसे सच में एक्सेप्ट कर सकते हैं? मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट पिता ने अपनी छाती पीटी। मैं वादा करता हूँ, जब वह आएगा मैं खुद दरवाजे पर उसका स्वागत करूंगा और उसे पूरे सम्मान के साथ अपने गु परिवार के घर में एंट्री कराऊंगा, चाहे वह जंगली सुअर ही क्यों न हो। जब तक वह मेरे बेटे का प्यारा भाई है, वह मेरे लिए मेरा सौतेला बेटा है, गु झेंग्याओ का। मैंने अपनी छोटी उंगली उठाई। तो चलो पिंकी, प्रॉमिस करते हैं, मेरा भाई चाहे जैसा भी जंगली जानवर हो, तुम्हें उसे भगाने की परमिशन नहीं है। मेरे धनी पिता ने पूरे कॉन्फिडेंस से मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया। मैं अपने वचन का पक्का हूँ। मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकरता। तभी मुझे अपनी धनी बहन का वीचैट मैसेज मिला। दोषाबाओ, वह आ गया है। बैटलफील्ड में 10 मिनट बाकी हैं। मैं बहुत खुश हुआ। मैं उसका स्वागत करने ही वाला था, लेकिन मेरा धनी छोटा भाई दौड़कर आया और मुझे जोर से धक्का दिया। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब मुझ पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुझे जंगली सुअर के साथ रहना पड़ेगा। मैं घर से भाग रहा हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ। फिर उसने धमकी दी, पिताजी या तो वो रहेगा या मैं, आप दोनों को नहीं रख सकते, चुनिए। धनी छोटा भाई पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि जिस बेटे को उसने पाला पोसा था वो उस बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसे उसने जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे धनी पिता ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बोर्डिंग किंडरगार्टन भेज दूंगा। धनी छोटा भाई शॉक में रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे धनी पिता का चेहरा एकदम सख्त और भावहीन, इमोशनलेस था। आसान फरामोश बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझे धमकी देने की। अगर उस जंगली सुअर के परिवार की वजह से ऐसा ना होता तो क्या तुम्हारा भाई वापस आ पाता? दूसरे लोग तुम्हारे भाई का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तुम्हें उसकी रक्षा करना भी नहीं आता। इसके बजाय तुम उससे इसलिए नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हें शर्मिंदा किया। तुम्हारे जैसे एटीट्यूड से तो वे मेहमान तुम्हारे भाई के बारे में पीठ पीछे बिना किसी झिझक के गपशप करने की और भी हिम्मत करेंगे। मैं गु झेंग्याओ का ऐसा कोई कायर बेटा नहीं है जो अपने परिवार की रक्षा करना भी न जानता हो। मैंने उस नकली छोटे मालिक को कमरे के कोने में छिपकर जोर जोर से पैर पटकते देखा। मेरे पिता ने उस कायर छोटे भाई की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उनकी निगाहें एकदम पक्की थीं। उसने हिम्मत जुटाकर गहरी सांस ली, मानो वह अपने सारे रास्ते बंद कर रहा हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेईमू मेरे साथ मेन गेट पर चलो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, हम अपने भाई को घर ले आएंगे, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैंने कहा, जी पिताजी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पिताजी ने पहले ही मन बना लिया है, चाहे मैं शर्मिंदा हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे बेटे की खुशी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी माँ जल्दी से पीछे आई। प्यारे बेईमू, मेरा इंतजार करो, शर्मिंदा होना ये क्या होता है? मैं बस इतना जानती हूँ कि परिवार को साथ रहना चाहिए। चलो चलते हैं, चलो अपने भाई का स्वागत करने चलते हैं। मैंने अपने पिता का हाथ बाएं हाथ से और माँ का हाथ दाएं हाथ से पकड़ा। सबकी निगाहों के बीच हम भीड़ भरे बैंक्वेट हॉल से गुजरे, सरप्राइज भरी और कुछ लोगों की खुशी भरी निगाहों को इग्नोर करते हुए। मैं अपने पिता की बांह को थोड़ा कांपते हुए महसूस कर सकता था। मेरी माँ की हथेली पसीने से भीगी हुई थी। वे अपनी रेपुटेशन और पब्लिक इमेज को बहुत वैल्यू देते होंगे, फिर भी उन्होंने शांत भाव बनाए रखा और अपने कदम मजबूत रखे। जब मेहमानों ने गू परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी का एटीट्यूड देखा तो भला कौन कुछ और कहने की हिम्मत करता। सब चुप हो गए, लेकिन सभी लोग बाहर जमा हो गए। वे जोर से हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने दिल में वे मुझे और गु परिवार को बेइज्जत देखना चाहते थे। दूर से एक बड़ा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। सभी मेहमान अपना मुंह ढककर हंसने लगे। ट्रक से लाया जा रहा है, जंगली सुअर के लिए कितना सही है। चेयरमैन गु अपने असली बेटे का स्वागत करने के लिए वाकई पूरी तैयारी कर रहे हैं। रुको, सुनो, ये कैसी आवाज है? मुझे बाघ की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? असंभव, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? ये क्या है? जो मेहमान एक पल पहले मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे से नकली मुस्कान अचानक गायब हो गई। अचानक सबकी आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। दूर से मुझे दोशाबाओ की बाघ जैसी दहाड़ सुनाई दी। ये बेहद मजेस्टिक थी। दोशाबाओ तुरंत ट्रक से कूद गया। वह सीधे मेरी ओर दौड़ा, जिससे मेहमान घबराकर इधर उधर भागने लगे। चीखें लगातार गूंज रही थीं। आह, भागो, एक भयंकर बाघ! हे भगवान, यह बाघ कहाँ से आ गया? बाघ तो लोगों को खा जाएगा। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाई। कायरों का झुंड, उन पर ध्यान मत दो। मैं दोशाबाओ की ओर दौड़ा और उसके बड़े सिर को गले लगा लिया। मैंने उसे बहुत प्यार से सहलाया। दोशाबाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मेरे जाने के बाद क्या तुम शरारती या नटखट थे? क्रिस्पी भाई, टेंशन मत लो। जब मुसीबत खड़ी करने की बात आती है तो मैं सबसे अच्छा हूँ। जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। देखते हैं अब कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। मेरे होंठों का कोना जोर से फड़क उठा। आज कोई मुसीबत नहीं खड़ी करनी। बात यह है कि तुम मेरे साथ रह पाओगे या नहीं। लेकिन मैंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं दोशाबाओ की पीठ पर कूद पड़ा और पूरी शान से उस पर सवार हो गया। मैं सीधे अपने अमीर माता पिता की ओर चल पड़ा। मेरे अमीर पिता का मुंह खुला का खुला रह गया था। उनके दोनों हाथ मेन गेट को पकड़े हुए थे ताकि वे अपने लंबे कांपते पैरों को सहारा दे सकें। बेटा, ये पापा हैं, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरा छोटा भाई दोशाबाओ है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे भगाओगे नहीं। मेरे अमीर पिता। बेटा, मेरा दिमाग थोड़ा सुन्न हो गया है। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मैंने अभी अभी कुछ ज्यादा ही जल्दी में वादा कर दिया? मुझे परवाह नहीं थी कि वे अपना वादा तोड़ देंगे। दोशाबाओ, ये मेरे इंसान पिता हैं। उन्होंने कहा था कि वे तुम्हें गोद लेंगे। जल्दी करो और अच्छे बच्चे बनो। अब से मेरे पिता तुम्हारे भी पिता हैं। दोशाबाओ इतना खुश हुआ कि उसने अपनी पूंछ हिलाई। उसने अपना बड़ा सिर नीचे किया और मेरे धनी पिता की पैंट पर आगे पीछे रगड़ा, अपना प्यार दिखाने के लिए। जल्दी करो और मुझे गोद ले लो। मैं बहुत ओबीडेंट हूँ। मैंने अपने धनी पिता को इतना डरा हुआ देखा कि वे रो भी नहीं पा रहे थे। दशकों तक बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने वाले उस महान इंडस्ट्रियलिस्ट की जबरदस्ती की मुस्कान रोते हुए चेहरे से भी बदसूरत थी। बेटा, ये सन्नाटा छा गया। सब जम गए थे। कोई भी अपने एक्सप्रेशंस पर काबू नहीं रख पा रहा था। पहले वाला सारा साहस कहाँ चला गया? फिर मैंने दोशाबाओ को अपनी धनी माँ से मिलवाया। वह सचमुच बहुत सुंदर थी। डर सहने की उनकी कैपेसिटी मेरे पिता से भी बेहतर थी। हालांकि वह बहुत डरी हुई थी, फिर भी उन्होंने कांपते हुए हाथ से दोशाबाओ के घने फर को सहलाया। बेईमू, यही वो भाई है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तुम्हें एक बाघ ने पाला था? वह तो बहुत शांत है। मैंने कहा, हाँ, बचपन में मुझे घने जंगल में छोड़ दिया गया था। एक साइबेरियाई बाघिन मुझे अपनी मान में ले गई और मुझे पाला। मैंने दोशाबाओ की बाघ जैसे सिर पर थपथपाया। ये मेरी माँ है। अब से ये तुम्हारी भी माँ है। दोशाबाओ ने अपना राजसी सिर नीचे झुकाया। उसने उसे नीचे कर लिया। मेरी अमीर माँ भी अपना प्यार दिखाने के लिए उस लेवल तक पहुँच सकती थी। माँ, वह आपको अपना सिर सहलाने दे रहा है।
ठीक है। मेरी अमीर माँ ने जरूर मैंने अपने जीवन का सारा साहस जुटाकर सावधानी से अपना हाथ उठाया। मैंने दो शाबाओं के सिर को सहलाया। जब दूसरे मेहमानों ने यह सुना तो वे सभी क्यूरोसिटी से चारों ओर जमा हो गए। वे भी बाघ के सिर को सहलाना चाहते थे। किसे पता था कि उनके पास पहुंचने से पहले ही दो शाबाओं ने एक जोरदार दहाड़ मार दी। फिर उनके पैरों तले जमीन कांप उठी। वे इतने डर गए कि अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। जब मैं दो शाबाओं पर सवार होकर मेन गेट से बाहर निकला तब पीछे से हैरानी और जलन की आवाजें आईं। वाह, ये तो कमाल है। वह बाघ अपने हर ऑर्डर का पालन करता है। किसने कहा कि यह जंगली सुअर है? क्या आपके परिवार का जंगली सुअर ऐसा दिखता है? मेरे अमीर छोटे भाई के चारों ओर बच्चों का एक ग्रुप भी था। वाह, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? तुम्हारा बड़ा भाई बाघ की सवारी करने की हिम्मत करता है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मेरा धनी छोटा भाई गु यिनशाओ अभी भी शौक में था। अगले ही पल वह मेरे पीछे भागा। भाई, मेरा इंतजार करो। दो शाबाओं ने अपना सिर घुमाया और मेरे धनी छोटे भाई पर गुर्राया। यह मेरा भाई है, तुम्हें इसे इस नाम से बुलाने की परमिशन नहीं है। दुर्भाग्य से मेरा धनी छोटा भाई कुछ समझ नहीं पाया। वह अभी भी दूसरों के सामने दिखावा कर रहा था। यह मेरा भाई है, क्या तुमने देखा? ये मेरा असली भाई है। मैं हंस पड़ा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा इकलौता भाई वह गुयूनान है? मेरा इकलौता भाई दो शाबाओं है। मेरा धनी छोटा भाई रोने ही वाला था। वह सचमुच दो शाबाओं के सिर पर हाथ फेरना चाहता था, लेकिन दो शाबाओं उस पर गुर्राया। मेरा धनी छोटा भाई पछतावे से भर गया। भाई, मैं गलत था। मैं सचमुच गलत था। मैं अब उसके साथ नहीं घूमूंगा। जब मेरे धनी छोटे भाई ने गु यूनान को देखा तो वह शिकायत करने के लिए दौड़ पड़ा। भाई, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जिसे वह पाल रहा है वह बिल्कुल भी बदबूदार जंगली सुअर नहीं है। मैं तो लगभग एक बाघ के सिर पर हाथ फेरने ही वाला था। ये सब तुम्हारी गलती है। दो शाबाओं ने जब गु यूनान को देखा तो उसने गुस्से से अपने दांत दिखाते हुए एक जोरदार दहाड़ मारी। नकली युवा मालिक के चेहरे पर लार के छींटे पड़ गए। चिपचिपा और घिनौना, ये किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा था। नकली मालिक इतना डर गया कि वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह सदमे से फूट फूट कर रोने लगा। आह, मेरे पास मत आओ, मदद करो। मैं बस मुस्कुराने की कोशिश कर सका। मुझे माफ करना, क्योंकि तुमने कहा था कि वह जंगली सुअर है, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करता। दो शाबाओ सबसे ज्यादा दुश्मनी याद रखता है। अगली बार जब तुम उसे देखो तो बेहतर होगा कि दूसरी तरफ चले जाओ, वरना वह सचमुच तुम्हारा सिर काट सकता है। गु यूनान बुरी तरह डर गया था। वह चीखता हुआ वहां से भाग गया। वह रोया और मेरे अमीर माता पिता से उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की भीख मांगने लगा। इस घर में वह एक पल भी नहीं रुकना चाहता था, लेकिन दो शाबाओ भी खुश नहीं था। हालांकि मेरे माता पिता ने अपना डर न दिखाने की पूरी कोशिश की और दो शाबाओ के करीब जाना चाहते थे, लेकिन जंगल में वह हर दिन कम से कम 20,000 कदम दौड़ता था। पहाड़ों पर इधर उधर घूमता रहता था। वह पहले तो आजाद और बेफिक्र रहता था, लेकिन गु परिवार के घर में उसे पूरी एक्सरसाइज नहीं मिल पाती थी। ऊपर से मुझे स्कूल भी जाना होता था, इसलिए मैं उसके साथ खेल नहीं पाता था। दिन भर केवल रात में ही मैं उसके पास लिपट कर उसकी कोमल बाहों में अपना होमवर्क कर पाता था। महज 6 महीने में ही दो शाबाओ अचानक बीमार पड़ गया। मेरी बहन ने एक पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाघ को जंगल में वापस भेजना ही होगा। खूंखार बाघ कैद के लिए सही नहीं होते, खासकर इस तरह का जंगली साइबेरियाई बाघ। दो शाबाओ को बीमार देखकर मेरा दिल टूट गया। प्यारे भाई, मुझे जंगल की बहुत याद आ रही है। क्या तुम्हें भी? हाँ, मुझे भी। दो शाबाओ तुरंत खुश हो गया। तो चलो वापस चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी माउंटेन पेट्रोल पर ले चलो, लेकिन मैं अब नहीं जा सकता। मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना है। दो शाबाओ, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें वापस भेज दूं? दो शाबाओ ने एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। मैं बस अपना सिर झुका सका। हो सकता है मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन तुम बेफिक्र रहना, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। मैं पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, फिर वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई करूंगा। फ्यूचर में मैं डॉक्टर आंटी की तरह जंगल में रिसर्च करूंगा। इस तरह मैं अपने छोटे भाई दो शाबाओ के साथ समय बिता सकूंगा, हमेशा के लिए। प्यारे भाई, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं चला गया तो वो नकली मालिक वापस आकर तुम्हें तंग करेगा। मेरे यहाँ रहने से ही वो इस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। देखा, अब मेरा मन ठीक हो गया है, मैं बीमार नहीं हूँ। दो शाबाओ ने पूरी तरह से ठीक होने की एक्टिंग की। उसने जिद की कि वो उठेगा और धीरे धीरे घू परिवार के विला के चारों ओर 2 चक्कर लगाए। उसने फुल एनर्जी में होने का नाटक किया। कैसा लगा? क्या मैं अभी भी पहले जितना ही ताकतवर हूँ? मैंने अपने आंसू पोंछे। अचानक मैं पीछे मुड़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ जंगल वापस जा रहा हूँ। दो शाबाओ खुशी से उछल पड़ा। सच में? चलो चलें, चलो चलें, अभी चलें। मेरी बात सुनो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए सबसे बड़े और मीठे फल लाऊंगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि वह हमें वापस जंगल ले जाने के लिए एक ट्रक का इंतजाम करे। जब हम अपने पुराने घर पहुंचे तो बीमार दो शाबाओ अचानक पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसने कुछ कदम उठाए और फिर वापस मुड़कर एक्साइटमेंट में चिल्लाया, क्रिस्पी भाई, जल्दी करो और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। चलो, पूरा जंगल जानता है कि मैं दो शाबाओ लौट आया हूँ। मैं ट्रक के पास बिना हिले डुले खड़ा रहा, दो शाबाओ को एक उदास मुस्कान देते हुए। तुम पहले थोड़ी देर दौड़ लो,
तुम अभी भी बीमार हो। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठूं तो तुम गिर जाओगे और मुझे भी चोट लग जाएगी। दोशाबाओ नाराज होकर गुर्राया। हाँ, मेरा भाई कितना नाजुक है, तो तुम यहीं रुको, मैं दौड़ कर आता हूँ। मुझे अपनी एनर्जी वापस पानी है। मैंने अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश की और उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। जाओ, तुम्हारा भाई यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुआ, मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और ट्रक में वापस बैठ गया। बहन चलो, मेरी अमीर बहन ने मुझसे पूछा, क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो कि बिना गुड बाय कहे चले जाओगे? मैंने अपने जबड़े भींच लिए। मैं जरूर वापस आऊंगा, बस अभी कुछ साल बाकी हैं। जैसे ही ट्रक जंगल से बाहर निकला, मैंने खिड़की से बाहर झुककर देखा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गर्मियों की छुट्टियों तक इंतजार करो, मैं तब तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता था कि दोशाबाओ के एक्साइटमेंट से दौड़ पूरी करने के बाद क्या होगा। वह वापस आकर मुझे न पाकर कितना दुखी होगा, मैं इसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में जंगल में वापस गया तो वह मुझे नहीं मिला, पर मुझे पता था कि वह वहीं है। उसने बस मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। डॉक्टर आंटी ने मुझे बताया कि जंगल में दोशाबाओ सचमुच एक खूंखार बाघ बन गया था। उसका दिल कठोर हो गया था और वह छोटे जानवरों को शायद ही कभी छोड़ता था, क्योंकि उसे धोखा दिया गया था। इसलिए हो सकता है कि वह गलत रास्ते पर चला गया हो। मैं बस यही कर सकता था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए जी जान से पढ़ाई करूं और फिर डॉक्टर आंटी के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करूं, ताकि एक दिन उनके साथ जंगल में रिसर्च कर सकूं। एक दिन मेरी अमीर बहन ने मुझसे पूछा, बेईमू, क्या तुम वाकई ग्रेजुएशन के बाद पहाड़ों पर वापस जाना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। बेशक, मैं दोशाबाओ को धोखा नहीं दे सकता। मैंने वापस जाने का वादा किया था, इसलिए मुझे जाना ही होगा। उसके बड़े भाई के रूप में मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मेरी धनी बहन ने मानो अपना मन बना लिया था। ठीक है, फिर मैंने अपने छोटे भाई को फिर कभी तकलीफ न सहने देने का वादा किया था। उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं भी अपना वादा नहीं तोड़ सकती थी। उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। जब मुझे समझ आई तब तक 2 साल बीत चुके थे। जंगल के बीचों बीच एक मॉडर्न बॉटनिकल रिसर्च सेंटर बन चुका था। केंद्र का लोगो साइबेरियाई बाघ था। सेंटर के सामने एक विशाल मूर्ति खड़ी थी जो बिल्कुल दोशाबाओ जैसी दिखती थी। जब डॉक्टर आंटी ने मुझे उसकी तस्वीर भेजी तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपना फोन लेकर स्टडी रूम में बैठी अपनी अमीर बहन को दिखाया। वह मुस्कुराई और बोली, रो मत, चलो मिलकर दोशाबाओ को वापस लाने की कोशिश करते हैं। जब वह मूर्ति देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वह अब भी तुम्हारे दिल में है। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब तुम्हारी बहन संभाल लेगी। गुप परिवार के एक युवा मुखिया को तकलीफ नहीं सहनी चाहिए। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? मैं आंसुओं के बीच मुस्कुराया। बेशक, आप मेरी गुड न्यूज का इंतजार कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। नकली युवा गुरु से 300 से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए। उसे तो बस एक वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन मिला, जबकि मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी में। मुझे वो कभी पसंद नहीं था और न ही उसे मैं, लेकिन उसने कभी कोई मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। 2 साल पहले मेरे अडॉप्टिव फादर ने उसके असली पिता पर शहर से बाहर लॉ सूट कर दिया और उसे जेल भेज दिया। उन्होंने नकली मालिक से ये भी कहा, तुम तो अभी बच्चे हो, हम तुम पर गुस्सा नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर तुम बेईमू के साथ नहीं रह सकते तो ये घर भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब से बेईमू के साथ कैसे रहना है ये फैसला तुम्हें ही करना है। तो नकली मालिक को हालात का जायजा लेना पड़ा। वो बस चुपचाप बैठा रहा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद वो गू परिवार के घर बहुत कम ही आता था। मैंने सुना है कि कॉलेज में उसकी किसी बदमाश लड़की से दोस्ती हो गई। परिवार को बिना बताए उसने अपना आईडी कार्ड लिया और शादी रजिस्टर करवा ली। उसने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया था और लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। जब मेरे अडॉप्टिव फादर को पता चला तो वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन उस नकली युवा मालिक ने, जिसने यह सारी मुसीबत खड़ी की थी, जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने मेरे पिता से बहस करते हुए कहा, इन दिनों वे कॉलेज स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं। आजकल तो कॉलेज स्टूडेंट्स शादीशुदा भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। आप ही पुराने ख्यालों के हैं, फिर भी सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हैं। क्या आप सच में मेरे पिता हैं भी या नहीं? मेरे अडॉप्टिव फादर ने कड़क आवाज में जवाब दिया, अब नहीं। मैंने तुम्हें पालने पोसने में जितने साल बिताए वो सब पूरी तरह वेस्ट हो गए। तुम्हारे जैसा केयरलेस बेटा मुझे नहीं चाहिए। नकली बेटे ने पलटकर कहा, अगर कॉलेज में किसी लड़की को गुबेईमू ने प्रेग्नेंट किया होता तो क्या आप तब भी इतने ही गुस्से में होते? ये सब बस इसलिए है ना क्योंकि मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा नहीं हूँ। गू झेंग्याओ ये सुनकर और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। वह नकली युवा मालिक गू परिवार के घर में शादी करना चाहता था। उसने वेडिंग गिफ्ट के रूप में एक कार, एक घर और भारी कैश की भी डिमांड की। घर एक बहुत बड़ा विला होना चाहिए था और कार एक मेबैक होनी चाहिए थी। गू झेंग्याओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया और उसके सभी खर्चे भी तुरंत बंद कर दिए। उन्होंने उसका होम रजिस्ट्रेशन वापस उसके पैतृक गांव में ट्रांसफर करवा दिया और उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया। उन्होंने मुझे फोन करके यह भी पूछा कि क्या कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग दी, कॉलेज में रहते हुए तुम्हें छुपकर अपने आईडी कार्ड का यूज करके किसी से भी शादी करने की सख्त मनाही है। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। गू झेंग्याओ मुझसे पहली बार इतने इमोशन और जोश से बात कर रहे थे। मैं तब 2nd ईयर का स्टूडेंट था। उस समय मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट इनोवेशन कंपटीशन में बहुत बिजी था। डॉक्टर आंटी ने मुझे बताया था कि इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने से बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह तुम सीधे मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। आखिरकार हमारी टीम ने अपने बॉटनी प्रोजेक्ट के लिए गोल्ड मेडल जीता। इससे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। 2 साल बाद रिकमेंडेशन के जरिए मुझे सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन
मिल गया और मैं डॉक्टर आंटी का स्टूडेंट बन गया। आखिरकार मैं उस जाने पहचाने जंगल में वापस लौट आया। गू ग्रुप ने डॉक्टर आंटी के लिए एक बॉटनिकल रिसर्च सेंटर में फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाने के लिए भारी इन्वेस्ट किया था। डॉक्टर आंटी और दूसरे प्रोफेसर कई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यहाँ डेडिकेटेड रिसर्च करने के लिए लेकर आए थे। मेरी एक सीनियर स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, बेमू, क्या यह सच है कि तुम बचपन में इसी जंगल में पले बड़े हो? मैंने उस विशाल जंगल और पहाड़ों की ओर देखा। हाँ, वाह, अमेजिंग, तो तुम इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते होगे। अगली बार जब हम फील्ड वर्क पर जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर, ये जगह तो मेरे लिए मेरे घर के बैकयार्ड जैसी ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कई महीनों से इस जंगल में था, पर मुझे अभी तक दोशाबाव कहीं नहीं मिला था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। कभी कभी जब मैं घाटी में अकेला होता था तो मैं जोर से पुकारता था, दोशाबाव, मैं वापस आ गया हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। लेकिन उस घाटी से मुझे केवल मेरी ही आवाज की गूंज सुनाई देती थी। मैं जानता था कि वह अभी भी यहीं आसपास ही है। पूरा जंगल उसके फुटप्रिंट से भरा हुआ था, लेकिन वह मुझसे नफरत करता था और मुझे देखना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि शायद वह अब पूरी जिंदगी मुझे कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, लेकिन मैंने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन जब मैं पहाड़ों में अकेले मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर रहा था, अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाएगी। वापस लौटते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे एक गहरी खाई में जा गिरा। मेरे टखने में जोरदार मोच आ गई और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। मेरी मदद की सारी पुकार अनसुनी रह गई। मेरी चीखें उस घने जंगल में कहीं खो गईं और मानो इतना ही काफी नहीं था, मैं भेड़ियों के एक खूंखार झुंड से घिर गया। वे मुझे घूर रहे थे और उनकी भूखी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे ही उनमें से एक भेड़िए ने मुझ पर झपट्टा मारा, मुझे लगा कि आज मेरी मौत पक्की है। लेकिन ठीक उसी पल दूर से एक साइबेरियाई बाघ की भयंकर दहाड़ गूंज उठी। वह दहाड़ बहुत ही गहरी और पावरफुल थी, जो जंगल के राजा की एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी से भरी हुई थी। मैं उस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये दोशाबाव था। बिजली की तरह तेज एक परछाई मेरी ओर दौड़ती हुई आई। उसने हवा में छलांग मारते हुए सीधे उस भेड़िए की गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। बाकी का झुंड भी उस पर टूट पड़ा। मैं डर के मारे चिल्लाया, दोशाबाव। दोशाबाव ने एक ही झटके में उस भेड़िए की गर्दन तोड़ दी और बिना रुके एक बेहद ठंडे स्वर में कहा, मुझसे दूर रहो। अगर मैं मर भी जाऊं तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दोशाबाव ने मेरी ओर पलटकर देखा तक नहीं। उसने बस अपने विशाल शरीर को मेरे सामने एक ढाल की तरह खड़ा कर दिया। उसकी बाघ जैसी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थीं और उसकी नजरें आगे बढ़ रहे बाकी भेड़ियों की गर्दनों पर टिकी हुई थीं। हे भगवान, वह इस खौफनाक मंजर में भी कितना शांत था। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि पांचों भेड़िए मर चुके हैं, सिर्फ तभी दोशाबाव ने धीरे से मुड़कर मेरी उस दयनीय हालत की ओर देखा। उसकी निगाहें बहुत ठंडी और मुझसे दूर थीं। उनमें एक जानबूझकर की गई इग्नोरेंस का भाव भी था। कुछ ही पलों पहले जो मेरा एक मजेस्टिक सेवियर था, वह अब ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो पूछ रहा हो, तुम कौन हो? उसकी नजरें साफ कह रही थीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने अपने मोच आए टखने के सहारे खड़े होने की कोशिश की। मेरे पैर में इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी सांसें अटक गईं। मैं वापस जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अचानक दोशाबाव की वह शांत परछाई हिली। उसका विशाल शरीर मेरे ऊपर हावी हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से कोमल थीं। वह मेरे ठीक पीछे आकर लेट गया, बहुत ही सावधानी से मेरे सूजे हुए टखने को बचाते हुए। उसने अपने शरीर से मुझे बारिश से पूरी तरह कवर कर लिया था, लेकिन उसके शब्द अभी भी बहुत कठोर थे। शांत रहो, हिलना मत, तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो। ये मत सोचना कि मुझे तुम पर कोई तरस आ रहा है। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम मेरे जंगल में इतनी आसानी से मर जाओ। वह अपने गर्म मजबूत शरीर से मुझे हवा और तेज बारिश से बचाते हुए गुस्से में बड़बड़ाया। उसका बड़ा सिर इधर उधर घूम रहा था, मानो वह मुझे उस खाई से सुरक्षित बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढ रहा हो। मैं अब खुद को और नहीं रोक सका। मैंने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी और उसे बहुत कसकर गले लगा लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना रोता हुआ चेहरा उसके फर में गहराई तक दबा दिया। मुझे माफ कर दो दोशाबाव, मैं वापस आ गया हूँ, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मुझे पता है कि जब भी मैं सैंपल्स लेने पहाड़ पर जाता हूँ, तुम छुपकर मेरा पीछा करते हो, मेरी रक्षा करते हो। इनकार मत करो, मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को कई बार महसूस किया है। मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास ही होते हो, बहुत बहुत करीब। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। दोशाबाव मेरी बाहों में एकदम से स्टिफ हो गया। उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो, मुझे तुम्हारी जरा भी याद नहीं आई। लेकिन उसने मुझे खुद को कसकर पकड़े रहने दिया और मेरे आंसुओं से अपने फर को भीगने दिया। जब आसमान में जोर से बिजली कड़की तो उसने तुरंत मुझे अपने शरीर के और भी करीब खींच लिया, मानो उसे डर हो कि कहीं मुझ पर ही बिजली न गिर जाए। 2 दिन बाद रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में मेरे टखने पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सूजन अब काफी कम हो गई थी। दोशाबाव बहुत बोर हो रहा था। वह मेरे बिस्तर के ठीक बगल में जमीन पर फैला हुआ लेटा था और रिसर्चर्स द्वारा लाए गए बीफ को आराम से कुतर रहा था। एक सीनियर ने डरते हुए मुझसे कहा, बेईमू, तुम इस बार वाकई बहुत लकी रहे। अगर ये बाघ ना होता जिसने तुम्हें तेज बुखार से बेहोश होने पर सुरक्षित बेस तक पहुंचाया, तो पता नहीं क्या होता। मैंने दोशाबाव की तरफ देखा, जो अब भी मुझे कोई प्यार भरी नजर नहीं दे रहा था। मैंने इमेजिन किया कि कैसे वो मुझे अपनी पीठ पर लादकर बेस तक ले गया होगा। मैंने सोचा कि मेरे क्लासमेट्स उसे देखकर कितने शौक में आ गए होंगे। वो नजारा जरूर देखने लायक रहा होगा। इसका नाम दोशाबाव है। वो इस दुनिया में मेरा सबसे करीबी फैमिली मेंबर है। वो मेरे घर वापस आने का इंतजार कर रहा था, है ना? दोशाबाव ने थोड़ी देर के लिए अपना मांस चबाना बंद किया। उसने एक धीमी दबी हुई सी गुर्राहट निकाली। ये नाजुक चीज तो बहुत शिकायतें करती है, लेकिन मैं क्या करूं? आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आगे बताओ, कहानी सुनाना क्यों बंद कर दिया?
हेलो, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत अच्छी स्टोरीज आने वाली हैं।